हेलो गाइस, मैं हूं सारस। मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं प्रशांत साहब की वीडियो का टाइटल है यूक्रेन अपोलोजाइजेस टू इंडिया ओवर मां काली पोस्ट, इज इट अ ट्रुथ। हाँ जी, पावर देखिए। देखते हैं मजीद क्या है इस वीडियो में, फिर देते हैं मजीद अपना रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने आर्टिकल पढ़े होंगे कि यूक्रेन ने माफी मांग ली है मां काली पर अभद्र पोस्ट के मामले में। यहां पर आप देख पाओगे यूक्रेन मिनिस्टर, जो इनकी विदेश मंत्री हैं, डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने माफी मांगी है फॉर गॉडेस काली ट्वीट। नाउ ये जो हेडलाइंस हैं यहाँ पे आप देख पाओगे, ये एक्चुअल ट्वीट है बाय यूक्रेन मिनिस्टर। आप नोटिस करिए इस ट्वीट में ना अपोलोजाइज वर्ड आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है वहां पर किस तरीके से सॉरी और रिग्रेट में फर्क होता है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये मिनिस्टर कह रही है वी रिग्रेट कि यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक पोस्ट कर दी जहां पर हिंदू गॉडेस काली को डिस्टॉर्टेड तरीके से दिखाया गया। आगे ये कहती हैं कि यूक्रेन और यूक्रेन के लोग इंडिया के यूनिक कल्चर को अप्रिशिएट करते हैं। और आगे इन्होंने ये भी ऐड किया कि जो डिपिक्शन थी वो हमने रिमूव कर दी है। उसके आगे ये कहती हैं कि हाँ बिल्कुल हम चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो, और पता नहीं डोले यहाँ पर डाल दिए हैं मसल्स, पता नहीं क्यों, और साथ में फ्रेंडशिप की यहाँ पर बात की गई है। और ये सब देखिए यूक्रेन को करना पड़ा क्योंकि रशियन मीडिया ने, रशियन सरकारी जो मीडिया इनका रशिया टुडे, इसने ये इशू बहुत बढ़ चढ़ के उठाना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल एक्यूजेस कीव ऑफ असॉल्ट ऑन हिंदू सेंटिमेंट। और बिल्कुल भारत में भी जो भारत सरकार के ऑफिशियल एडवाइजर हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे ट्वीट कंचन गुप्ता की, ये सीनियर एडवाइजर हैं टू द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इन्होंने भी यहाँ पर लिखा कि जिस तरीके से यूक्रेन ने ये पोस्ट करी मां काली को लेकर, ये बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है, ये असॉल्ट है हिंदू सेंटिमेंट्स पर। तो रशिया के मीडिया ने इस न्यूज़ को और ज़्यादा आप कह लो प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया था सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे और जगह के, कि देखिए यूक्रेन जो रशिया के फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनके बारे में क्या सोचता है। तो इवेंचुअली देखिए यूक्रेन को ये सब बोलना पड़ा। और अगर आप सोच रहे हैं क्या ये वही मिनिस्टर हैं जो रिसेंटली इंडिया में आई थी, कहा था कि इंडिया विश्वगुरु है, तो हाँ बिल्कुल ये वही मिनिस्टर है। बट मैं यहाँ पे ना आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस वर्ड की तरफ, वी रिग्रेट। देखो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ना रिग्रेट अपोलोजाइज मतलब कि माफ़ी मांगने के बराबर नहीं होता। एक डिफरेंस होता है रिग्रेट और अपोलॉजी में। सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। मैं घर बना रहा हूँ, रास्ते में कोई जा रहा था, उस पर ईंट गिर गई, मैं इमीडिएटली कहता हूँ सॉरी, गलत काम हुआ, सॉरी, ठीक है, अपोलोजाइज किया मैंने। दूसरे केस में मैं घर बना रहा हूँ, ईंट गिरी किसी आदमी पर, मैं कहता हूँ ओहो आप पर ईंट गिरी, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, मैं रिग्रेट करता हूँ कि ऐसा हुआ। तो दोनों सेंटेंसेस में फर्क है। पहले प्रॉपरली मैंने माफी मांगी, अपोलोजाइज किया, सेकंड सेंटेंस में मैं बस ये कह रहा हूं कि अरे बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। ये बात ना हम इंडियन से ज्यादा कौन समझेगा, इस चीज का दुख, इस चीज का जो दर्द है हम इंडियन से ज्यादा कौन समझेगा। अब आप यहां पर पूछोगे वेट, हम इंडियन से ज्यादा कौन समझेगा, क्यों, हमें समझने की क्या जरूरत पड़ गई। जलियांवाला बाग कांड आप सबको पता है ब्रिटिश इंडिया के टाइम में हुआ। आपने ओवर द इयर्स बहुत सारी नॉवेल्स में, मूवीज़ में देखा होगा इसका डिपिक्शन, किस तरीके से ब्रिटिश इंडिया के सोल्जर्स ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई, औरतें बच्चों की डेथ हुई, ब्रूटल किलिंग थी, एक मतलब शॉकिंग इंसिडेंट था। और आज तक ना यूके ने इस इंसिडेंट को लेकर अपोलोजाइज नहीं किया, माफ़ी नहीं मांगी। और हर बार जब यूके की प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आती हैं या फिर कोई इनका बड़ा मंत्री इंडिया में आता है, तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि अब तो देखिए इतने साल हो चुके हैं, अब तो एक बार माफी मांग लो, सॉरी कहने से तुम छोटे नहीं हो जाओगे। मगर ब्रिटेन की पॉलिसी है कि इंडिया से ना माफी नहीं मांगनी, सॉरी नहीं बोलना। इसलिए आप देखोगे जब भी ब्रिटेन की पीएम इंडिया में आती हैं, ये कहती हैं अच्छा अच्छा जलियांवाला कांड हुआ, वी डीपली रिग्रेट, ओह बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। ब्रिटेन अपोलोजाइज नहीं करता, सिर्फ रिग्रेट एक्सप्रेस करता है मैसेकर के लिए। और यूक्रेन वाले केस में भी आप देखो सेम भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इनको बोलना चाहिए था कि वी आर सॉरी, क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट्स का मामला है, लोग वर्शिप करते हैं माँ काली को, इंडियन कल्चर का बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है माँ काली। और उनको बिना वजह एक इन्होंने अटैक जो किया था रशिया के क्राइमिया पर, वहां पे ऑयल टैंकर्स का बड़ा ब्लास्ट हुआ, उसे हाईलाइट करने के लिए इंडियन गॉडेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा खराब टेस्ट में था ये सब।
तो इनको अपोलोजाइज करना चाहिए था। यहाँ पे रिग्रेट बहुत ही मुझे अजीब सा लगा। मगर यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं, यूक्रेन देखिए एक इशू को लेकर भारत से बहुत नाराज है। वो ये है कि G20 समिट में ना पिछली बार की तरह यूक्रेन यूक्रेन नहीं होगा इस बार। पिछली बार जो G20 समिट था वो हुआ था इंडोनेशिया में। वहां पर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रशिया पे काफ़ी स्टेटमेंट्स दी। ये कहा रशिया बहुत ख़राब देश है। उसके अलावा G20 को G19 भी बोलना स्टार्ट कर दिया। ऑलमोस्ट एक कॉल दी कि इस ग्रुप से रशिया को बाहर निकाल दो। तो 2022 का जो G20 समिट था इंडोनेशिया वाला, ये कंप्लीटली ओवरटेक हो गया था यूक्रेन इशू से। मतलब यूक्रेन इशू के अलावा पावर्टी या फिर किसी और इशू के बारे में बात ही नहीं हुई। जबकि अब ये बात साफ हो चुकी है। रिसेंटली जो यूएसए के डॉक्यूमेंट्स हैं, सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, ये भी जो लीक हुए हैं डिस्कॉर्ड में, इससे ये बात अब कंफर्म हो चुकी है कि इंडिया और रशिया के बीच में एक डीप अंडरस्टैंडिंग है कि G20 के समिट में यूक्रेन वॉर का इशू हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जो इंडोनेशिया में हुआ था वो इंडिया में नहीं होने वाला। तो मतलब कि ज़ेलेंस्की भी इस तरीके से पुतिन को ओपनली भला बुरा नहीं कह पाएंगे। और देखो ये ठीक भी है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, इस वॉर को ना 400 से ऊपर दिन हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की खुद कहते हैं कि ये वॉर अगर चलानी हुई तो 10 साल हम चला देंगे। आप बताइए कोई सेंस बनती है ये? मतलब एक वॉर जब ये तैयार बैठे हैं कई सालों तक लड़ने के लिए, तो क्या इसका मतलब ये है कि हर बार दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज जब मिलेंगी तब सिर्फ इसी वॉर के बारे में बात की जाएगी, जबकि यूक्रेन G20 का पार्ट भी नहीं है? तो इवन दो इससे पहले जब यूक्रेन की ये मिनिस्टर इंडिया में आई थी, इन्होंने काफ़ी बार पिच किया कि G20 में यूक्रेन का इशू रेस करिए, यूक्रेन का समर्थन करिए, बट इंडिया का स्टैंड अप क्लियर हो चुका है। तो इसलिए ना देखिए, यूक्रेन फ्रस्ट्रेटेड है इंडिया पर। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि ऐसे केस में यूक्रेन की हेल्प करें, यूक्रेन को एड प्रोवाइड करें। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमें एज ए कंट्री हमेशा मॉरली राइट काम करना चाहिए। क्यों? हम एक ह्यूज कंट्री है, ह्यूज पावर है, और ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इवन दो यूक्रेन की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आई हैं, अपोलॉजी भी कच्ची पक्की सी थी, हम जो एड है यूक्रेन को ये भेजते रहेंगे। ये मेरे कहने से ना रुकेगी ना जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडिया लगातार एड यूक्रेन को भेजता रहेगा मोस्ट प्रॉब्ली। और इसका रीज़न क्या है? देखिए, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट में ना हम सरकारों को इतना दोष देते नहीं है, क्योंकि जो एड जारी है वो यूक्रेन के लोगों के लिए है। और इससे पहले आपको याद होगा जब टर्की में भूकंप आया था, बताइए टर्की ने भारत के बारे में क्या क्या नहीं बोला। यूएन में और जगह पाकिस्तान को वेपन्स दिए, बहुत कुछ बोला, तब भी हमने प्रॉपर ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया और बड़े स्केल पर हेल्प करी टर्की की। G20 समिट में भी आप देखोगे इंडिया एक बार को टर्की के अर्थक्वेक का इशू रेस करेगा, टर्की के लिए कुछ फाइनेंसिंग, कुछ फंडिंग की भी बात की जाएगी। तो देखिए, करेक्ट अप्रोच ना, ये माँ काली का जो ये इंसिडेंट हुआ है, इसे आप अगर अवॉइड करना चाहते हैं भविष्य में, तो इसका सही तरीका यही है कि यूएन में, इंटरनेशनल फोरम्स में ना, हमें हिंदू फोबिया का जो इशू है ये प्रॉपरली रेस करना होगा। ये बात हम पहले ही कह चुके हैं। यूएन में 2022 में इंडिया ने यूएन को कहा था कि एक्नॉलेज करिए कि हिंदू फोबिया भी होता है, इस पर कुछ रिटर्न रेजोल्यूशन पास करिए ताकि कंट्रीज में अवेयरनेस जागे और मिनिस्टर्स, मिनिस्ट्रीज इस टाइप की हिंदूफोबिक ट्वीट्स ना करें, क्योंकि इस सब का आंसर अवेयरनेस है। और अवेयरनेस फैलाने का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है यूएन और बाकी इंटरनेशनल संगठन। तो देखिए, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ग्रैंड लेवल पे ही हमको मिलेगा, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। भविष्य में भी आप देखो यूक्रेन की तरफ से इंडिया को लेकर कुछ नेगेटिव स्टेटमेंट्स आएंगी, क्योंकि जो यूक्रेन को चाहिए था G20 में, ये हम इनको नहीं दे रहे। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत ने 12 मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है जो आतंकवादी इस कंट्री के यूज कर रहे थे इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए भारत में। आपको यहाँ पर जो ये खाली ब्लैंक है ये फिल करना है कि किस कंट्री के आतंकवादी जो ये ऐप यूज कर रहे थे उनको हमने ब्लॉक किया है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन डी ईरान। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा। तो ये पावर भी है इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं, या इंडिया की गवर्नमेंट की पावर भी है। और इधर मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो कि शायद मेरे दोस्तों को ना अच्छी लगे, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। अच्छी बात है, इस्लामोफोबिया के बारे में हमारा एक दिन यूएन में मुकर्रर किया गया 15 मार्च, और इसको पूरा आलमी सतह पर मनाया जाता है 15 मार्च वाले। मैं ये चाहता हूँ कि इस्लामोफोबिया के बजाय होना चाहिए था रिलीजन फोबिया।
तो किसी भी रिलीजन को हिट करने वाला जो है वो करार पाए, मुल्ज़म या मुजरम करार पाए, चाहे वो हिंदुज़म को हिट कर रहा है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी को हिट कर रहा है, चाहे वो बुद्धिज़्म को हिट कर रहा है, चाहे वो किसी मज़हब को भी हिट कर रहा है, उसको इंटरनेशनल तौर पर मुल्ज़म घोषित करना चाहिए, मुल्ज़म करार देना चाहिए। इससे आप एक दूसरे की मज़हब की इज्जत करेंगे। अब ये जो है यूक्रेन वालों की ये तो पावर थी, ये वालों को उन्होंने रिग्रेट किया, और आई थिंक ये आप तब तक नहीं मानेंगे जब तक ये अपोलोजाइज नहीं करेंगे। और टिट फॉर टैट भी, जिस तरह मैंने पहले बात की कि अब रशिया G20 समिट जो इंडोनेशिया में हुआ था उसमें बस यूक्रेन 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 यूक्रेन, दुनिया में और कोई मुद्दा ही नहीं रहा। और जिस तरह अपना बात की थी डॉक्टर जयशंकर ने कि पूरे यूरोप का मसला आप समझते हैं पूरी दुनिया का मसला है, और पूरी दुनिया का मसला यूरोप का मसला नहीं है। बहुत अच्छी अल्फाज, मुझे उनके अल्फाज यकीन करें तरीक़ी अल्फाज उन्होंने बोले, ये अल्फाज याद रखे जाएंगे, मुझे तो नहीं ये बोले। जितनी उन्होंने दिलेरी से ये कहा ना कि यूरोप का मसला क्या हम समझे सारी दुनिया का मसला है, और पूरी दुनिया के मसले से यूरोप को कोई गरज नहीं पड़ती। भाई असल में बात पता क्या है, जिनके घर में दाने होते हैं ना बात भी उनकी मानी जाती है, जिसकी जेब खाली हो ना उसकी सुनता भी कोई नहीं है, कोई नहीं सुनता। इंडिया तरक्की कर रहा है तो लाजमी बात है कि दूसरे मुल्क भी ये चाहते हैं कि उनके साथ हमारे किसी किस्म के ताल्लुकात खराब ना हो। और इसके उल्ट अगर पाकिस्तान आप देख लें, कोई भी कहीं पे भी मुसलमानों की या मुसलमानों के नबी की या किसी मजहबी लिहाज से कोई गुस्ताखी करता है तो वो बात करना तो दूर, ऐसी इस किस्म की कोई स्टेटमेंट भी नहीं देते। लेकिन ये इंडिया की पावर है कि उन्होंने बाकायदा रिग्रेट किया है कि हमसे ये गलती हुई है, हम रिस्पेक्ट करते हैं इंडिया की, और जो भी उन्होंने इसके खिलाफ बातें की यार मान वाली बात है, हर मजहब का जो उसके पैरोकार हैं उसको मानने वाले हैं, सबसे ज़्यादा इमोशनली अटैच वो उस मजहब से होते हैं। भाई इसकी मेन रीज़न एक और है, जो यूक्रेन ने कहा ना कि इंडिया को, कि इसकी मैं ये समझता हूँ कि इंडिया चलो पावरफुल कंट्री बन चुका है कि अब यूक्रेन पर जो वॉर चल रही है रशिया की, इंडिया और रशिया आपस में फ्रेंडशिप है इनकी, जो भी थोड़ी बहुत जितनी भी है, क्योंकि थोड़ी बहुत नहीं बहुत जो भी वो इसलिए इंडिया का जितना डिफेंस सिस्टम है ना वो सारा यूक्रेन का बना हुआ है, यूक्रेन नहीं रशिया, रशिया का बना हुआ है। अच्छा। तो वो आपस में दोस्त भी हैं, ब्यूटन जो है मोदी का बहुत ज्यादा दोस्त है। तो वो जो वार चल रही है वो अगर जिस तरह जो स्टूडेंट थे ना यूक्रेन में थे ना, आई थिंक जो नहीं रशिया में थे, यूक्रेन में थे, जो मोदी ने कहा कि जंग को रोका जाए, तो इनके लिए इनके ज़हन में ये है कहा कि हम इनसे कह के ना इंडिया वालों से जंग को रुकवा सकते हैं। तो ऐसा मुमकिन है भी और नहीं भी, अगर मोदी कहे तो जंग भाई मेरे ख्याल से तो रुक सकती है, कि आपके ज़हन में नहीं तो रुक सकती। इसकी ये रीजन है भाई, बात जो अंग्रेज हैं वो दिमाग से काम लेते हैं, अगर उन्होंने एक फायदा लेना है तो इसके पीछे बहुत ज्यादा उनकी रीजन होती हैं। अंग्रेज इस तरह के नहीं किसी से माफी मांगते। भाई उन्होंने ये अडॉप्ट किया है, मैं भी अभी तक मेरा भी मन ठंडा नहीं हुआ जिधर बात माना में, तो कि जितना ये कैंपेन चली ना, ये होती है जिंदा कौम की बात कि उनकी थोड़ी सी उन्होंने मतलब बेइज्जती की या इस तरह खाका बनाया जिससे उनके जो मजरू हुई जज्बात, तो उन्होंने भाई पूरी कैंपेन चला दी अपना यूक्रेन के खिलाफ। और आज यूक्रेन को मजबूरन रिग्रेट किया है, तो एक दो दिन बाद देखना मुझे महसूस हो रहा है कि ये अब अपोलोजाइज कर लफ्ज़ भी यूज़ करेंगे। और इस पर एक बात आती है, इंग्लैंड में जलियांवाला बाग, इसकी मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, ओपन फायर खोला था, ओपन फायर, मतलब कि जलियांवाला बाग में ओपन फायर आई थी 400, अगर मैं गलत नहीं हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सी चीज़ें भूल जाती, 400 से ज़्यादा उस मौके पर ही लोग मारे गए थे। तो इतना कोई, हालांकि वो कोई जुलसा वगैरह हो रहा था, कोई कट था, मेला वगैरह था उस जगह पर, तो फिर भी ये जो है ना यूरोप के लोग यार बड़े जैसे चमड़ी गोरी वाले जो है ना, चमड़ी गोरी वाले गोरी चमड़ी वाले जो ये लोग हैं, इनको सिर्फ अपना आप कहते हैं कि हम सबसे महान। नहीं, इनको जहाँ पे अपना फायदा नजर आता वहाँ झुक जाते हैं, वहाँ पे झुकते हैं। ये अपने मतलब आप देखें इंग्लैंड के ऊपर एक इंडियन कर रहा है, मतलब हुकूमत कर रहा है, तो ये वक्त देखें किस तरह बदलता है।
सल्तनतें आती भी हैं जाती भी हैं। ये वही इंग्लैंड है जिसने कभी भारत पर या देश बरसगीर पर कब्जा किए रखा। अब वही इंग्लैंड है जिस पर एक इंडियन बैठा है प्राइम मिनिस्टर बन के। ये है वक्त की गलती। ये आते जाते रहते हैं अखबार। और हमें दूसरों की इज्जत, अगर आप चाहते हैं कि हमें आपके मजहब की इज्जत हो तो आपको दूसरों ये वक्त की भी बात है। और मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा मेहनत जो है ना वो बोलती है। अगर मैं इंडिया ने ना भाई फोकस किया है एजुकेशन पे और पूरी दुनिया में वो उन्होंने मनवाया भी है। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ अगर पाकिस्तान आज से अपनी स्टडी पर अपनी एजुकेशन पर फोकस मुकम्मल करे फिर भी 50 साल 50 साल कुछ भी नहीं है। एक 5 साल 5 से 10 साल पाकिस्तान को लगेंगे सीधा होने में जोड़ रहे हैं और ये इंडिया के वहां तक नहीं पहुंचेगी। इंडिया के मुकाबले में तो नहीं लेकिन काफी हद तक बेहतर भाई उनकी पावर बहुत ज्यादा है। आज यूक्रेन ने रिग्रेट किया और आंदा दिनों में मुझे लगता है कि वो अपोलोजाइज भी करेंगे। तो करना भी चाहिए। किसी के जो मजहबी त्यौहार है या मजहबी सेंटिमेंट्स है उनको टच नहीं करना, हिट नहीं करना चाहिए। तो हमें भी ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।